नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली डोज में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दो रैखिक समीकरणों को हल करने की दो विधियां सीखी थी, जिनमें से पहली विधि थी प्रतिस्थापन विधि और दूसरी विधि थी विलोपन विधि। आज हम लोग रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने वाली तीसरी विधि सीखेंगे, वज्र गुणन विधि। अगर आप लोगों के पास पिछले विधियों का वीडियो ना हो तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख सकते हैं जाकर। तो आज हम लोग अपनी तीसरी विधि सीखते हैं, जिससे हम लोग रैखिक समीकरणों को हल करके एक्स और वाई के मान निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वज्र गुणन विधि। माना दो रैखिक समीकरण है हमारे पास में। माना दो रैखिक समीकरण है हमारे पास। a1x प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0। ये हो गया एक समीकरण। दूसरा समीकरण a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 ये दो चरों में रैखिक समीकरण है, और युग्म इसलिए क्योंकि दो समीकरण है। युग्म मतलब जोड़ा, तो जोड़े में है दो समीकरण दिए जाते हैं हमें, उनमें से हमें सॉल्व करके एक्स और वाई का मान निकालना होता है। जैसे है जहाँ पर a1 और b1 c1 a2 b2 c2 ये कोई कांस्टेंट होते हैं, नंबर होते हैं। तो ये तो हमें क्वेश्चन में दिए ही होते हैं पहले से, हमें तो बस केवल एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है सॉल्व करने के बाद। अब वज्र गुणन विधि में क्या करते हैं हम लोग? वज्र गुणन विधि में हम लोग लिख लेते हैं हम लोग लिखते हैं बी सी ए बी, बी सी ए बी, बी सी ए बी। अब क्योंकि हमें दो लिखने हैं इसलिए हम दो बार लिखेंगे b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। हमें याद करना होता है बी सी ए मतलब बी से शुरू बी पर ही ख़त्म, तो बी फर्स्ट में बी लास्ट में, बीच का बी सी ए याद करना होता है हमें। बी सी ए। अगर और आगे याद करना है तो बी सी ए बी, ये याद करना होता है। चलिए कोई नहीं। चलिए, तो अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है हमें। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। सबसे पहले हमें ऊपर की वैल्यू लेनी होती है, उसका गुणांक C2 में करना होता है। जैसे B1 C2 माइनस B2 C1 एक्स के अपॉन में ये इक्वेशन आती है।
इसकी आएगी C1 A2 माइनस C2 A1 और इधर A1 B2 माइनस A2 B1। ऊपर से गुणा माइनस किया, नीचे से गुणा, तो इस तरीके से हमें लिखना होता है। नंबरों का मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब कांस्टेंट नंबरों का। इनके बीच में बराबरी भी लगा लें ताकि आप लोगों को आसानी रहे सॉल्व करने में। ये है इनके फॉर्मूला है, ये इसे एक तरीके से आप वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से बना लें तो बहुत ही आसानी से हो जाता है। चलिए उदाहरण लेकर देख लेते हैं और उसे वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण है ये दो समीकरण हमें दिए गए हैं क्वेश्चन में, एक ये समीकरण है, एक ये समीकरण है। इसको वज्र गुणन विधि से सॉल्व कीजिए और x और y के मान पता कीजिए कितने होंगे। तो x और y का मान क्या आएगा हमें वज्र गुणन विधि से निकालना है। सबसे पहले हमें पता करना होगा A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या होगा। तो इनके जो गुणांक हैं वही A1 A2 B1 B2 C1 C2 होते हैं। तो A1 और A2 लिख लेते हैं पहले। A1 है 2 और A2 है 3। B1 और B2 B है y के कांस्टेंट, तो y के साथ में 3, इसमें y के साथ में 5, B1 B2। अब C1 C2 लास्ट की वैल्यू बिना एक्स वाई की 46 और दूसरे में 74। अब वज्र गुणन विधि का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले x नीचे, फिर y नीचे, फिर 1 उसके अंडर में, बीच में बराबर लगा लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हमने ये बराबर किस लिए लगाया। हमें लिखना है B C A B B, तो 3 और 5, यहाँ पर C
46 74 A 2 3 B 3 5 सबसे पहले 3 का 74 मल्टीप्लाई माइनस 5 का 46 में बराबर लगा लेते हैं। 46 का 3 में 74 का 2 में बराबर लगा लेते हैं। 2 का 5 में माइनस 3 का 3 में। आंसर देखते हैं कितने आते हैं। 3 चौके 12 3 सत्ते 21 22 माइनस 5 छः 30 और 3 हासिल 5 चौके 20 3 23 5 छः 30 3 5 चौके 20 3 23 ठीक है बराबर 3 छः 18 और 3 चौके 12 13 माइनस 2 चौके 8 2 सत्ते 14 बराबर 5 दूनी 10 माइनस 9 घटाते हैं। ये कम है ये ज़्यादा माइनस के बचेंगे 8 138 में से 128 घटाएंगे माइनस के 10 और इधर बचेगा 1। आप लोगों ने ऊपर का नोट कर लिया होगा। समीकरण भी मिटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों, तो हमारे समीकरण कुछ इस प्रकार से लिखे हुए थे पहले, 2x + 3y बराबर 46 और 3x + 5y बराबर 74। अगर हमारे समीकरण इस तरीके से लिखे हुए हैं, बराबर में 0 नहीं है, तो अगर इस तरीके से करना है, डायरेक्ट करना चाहेंगे, तो आपको यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, -1 लेना होता है। अगर आप 46 को लाकर इधर रख देते हैं तो c माइनस का हो जाता है हमारा, जिससे यहाँ पे माइनस नहीं लगाना पड़ेगा। वो हम अगले क्वेश्चन में करेंगे। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन को इस तरीके से देख लेते हैं। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, बराबर में कोई वैल्यू है, तो हमें यहाँ पर -1 लेना पड़ता है। अगर इस -1 को हटाना है, +1 करना है, तो इस 46 को इस बराबर के इस तरफ लाना होगा, ताकि ये -46 हो जाएगा। इधर ये 74 को इस तरफ लाना होगा, तब ये माइनस का 74 हो जाएगा। तो ये माइनस के पहले से होंगे, तो यहाँ पे जो इनकी वैल्यूज है वो पहले से ही माइनस में आएंगे, तो इसे माइनस का नहीं लेना पड़ता है हमें। चलिए अब जैसा कि इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे -1 लेना पड़ा। अब देखते हैं, ये x/-8 बराबर में है -1। जब -1 को -8 को इधर भेजेंगे तो आएगा 8। ये हमारा आंसर होगा। यहाँ से लेते हैं y/-10, y के अपॉन में -10 इज इक्वल टू में -1, -1/1 -1। इसका जो -10 को 1 में भेजेंगे तो y आएगा 10। ये हो गया हमारे आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर हमारा बराबर में कोई वैल्यू दी है तो हमें यहाँ पे -1 लेना पड़ता है। अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर -1 नहीं लेना पड़ेगा। जब हम अगला क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे +1 ही लेना पड़ेगा। कैसे करते हैं ज़रा मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हमने अपने वज्रगुणन विधि से एक उदाहरण किया। अब उसी उदाहरण से जुड़े हुए हमारे पास पूरा एक एक्सरसाइज, एक अभ्यास है जिसे हम लोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस प्रश्नावली के लगभग सारे क्वेश्चन हमें वज्रगुणन विधि से ही सॉल्व करने हैं। तो हम केवल एक ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी क्वेश्चन को आप लोग घर पे कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की। जब कोई ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग उठा लेते हैं कोई। सबसे पहला क्वेश्चन ही उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है x - 3y - 3, और दूसरा है 3x - 9y -2 बराबर 0। ये दो इक्वेशन हमें दी गई हैं। इन इक्वेशनों से हमें सॉल्व करके x और y के मान निकालने हैं। तो चलिए हल करते हैं। क्योंकि इनमें बराबर 0 है, इसलिए हमें वहाँ पर +1 लेना पड़ेगा। बहुत ही आसानी से हो जाएगा। करते हैं। सबसे पहले a1 और a2 के मान पता कर लेते हैं। x
3 B1 B2 -3, उधर से -9, इधर C1 C2 -3, इधर -2। यहाँ पर C1 और C2 पहले से ही माइनस में आए हुए हैं, तो हमें वहाँ पे -1 नहीं लेना पड़ेगा। अगर ये प्लस में होते तो वहाँ पर हमें -1 लेना पड़ता। चलिए कोई नहीं, जी बराबर 0 है। बस हमारा सबसे पहला काम होगा वज्र गुणन विधि में अपनी इक्वेशन को बराबर में 0 लाना, यानी बराबर में 0 होना चाहिए अपनी इक्वेशन में, अपने समीकरण में। चलिए लिख लेते हैं। बी मतलब -3 -9, C -3 -2, A 1 3, B -3 और -9। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई। सबसे पहले -3 का -2 में तो आएगा प्लस का 6, माइनस लगाया 9 के 27, बराबर लगा लेते हैं यहाँ पर। -3 का 3 में -9, माइनस लगाया। जब -2 और 1 का करेंगे तो -2 ही आएगा। वन का -9 और 3 का 3 में करेंगे तो -9, लेकिन हम तो बीच में माइनस करते हैं, -9। सॉल्व करते हैं। 6 -26 वो 27, 21 माइनस के -9 + 2, -9 + 9, -21 = -7 = 0। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे जगह नहीं है, ऊपर में डाल लेते हैं थोड़ा सा। x अपॉन -21 बराबर 0, तो x बराबर 0।
y के अपॉन में -7 बराबर में 0, और इसको सॉल्व करेंगे तो -7 0 में जाएगा तो y बराबर 0। अतः इसका कोई हल नहीं है, x भी 0 y भी 0, इस समीकरण का कोई हल नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा था कि पहले पता करो कि समीकरण कोई हल है या नहीं है। अगर नहीं है अगर हल है तो उसे वज्रगुणन विधि से हल करो। हमने बिना पता किए वज्रगुणन विधि से हल कर दिया। ये सिर्फ आपको एक सैंपल था दिखाने के लिए कि आपको वज्रगुणन विधि से सॉल्व कैसे करना है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि इसके समीकरण के हल होंगे या नहीं होंगे तो उसके लिए तरीका है हमारे पास में, अभी कर देते हैं। दोस्तों तो देखिए, जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको हमने पहले सॉल्व कर दिया था, लेकिन हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले चेक कीजिए कि इस समीकरण के हल होंगे या नहीं होंगे। अगर केवल एक ही हल होगा तभी हमें इस समीकरण को वज्रगुणन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हमने चेक किया, कंडीशन लगा के देखी, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, इन तीनों में से कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। अगर पहले दो बराबर नहीं हैं तो अद्वितीय हल होता है, अगर तीनों बराबर हैं तो अनंत हल होते हैं, और अगर पहले दो बराबर हैं लेकिन c1 c2 बराबर नहीं है तो उसका कोई हल नहीं होता। तो हमने कंडीशन चेक की, इसमें रखा, तो हमें मिला कि ये वाला समीकरण फॉलो हो रहा है, ये नियम लग रहा है इसमें, तो हमें पता चला कि इसका कोई हल नहीं है। तो रख के देख लेते हैं, आपको भरोसा ना हो तो। ये कंडीशन है 3 चेक करने वाली। माइनस से माइनस कटा, 3 से 1/3, और ये माइनस से माइनस कटा, तो हमारा आंसर जो निकला 1/3, 1/3, 3/2, ये बराबर नहीं है। ये वाली कंडीशन फॉलो हुई तो इसका कोई हल नहीं होगा। जब इस समीकरण का कोई हल नहीं है तो हमें इसको यहीं पे छोड़ देना है और आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाना है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि जब इसका समीकरण का हल होगा, अद्वितीय हल होगा, तभी हमें इस समीकरण को वज्रगुणन विधि से सॉल्व करना है, अन्यथा इसको छोड़ देना है। तो दोस्तों, आप सब लोगों की सुविधा के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 को समीकरणों के रूप में बदल दिया है, जिससे आप लोगों को समीकरण बनाने में आसानी हो और आप लोग आसानी सॉल्व कर पाएँ। इससे आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको इस 1000 को बराबर की इस तरफ लाना होगा, तो माइनस में 1000 हो जाएगा, यानी बराबर में 0। इस 1180 को इधर लाना होगा तो माइनस में 1180 बराबर में 0। आपको सारे, अगर वज्रगुणन विधि से करना है तो सभी के बराबर में 0 लाना होगा, इस फॉर्म में, इस रूप में लाना होगा, सबको बराबर में 0 होना चाहिए। जैसे कि ये है बराबर में 0, ये बराबर में 0, बराबर में 0, तभी आप आसानी से कर पाएंगे और आपके आंसर एकदम सटीक आएंगे, सही। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा और खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, तब तक आप लोग नोट कीजिएगा। तो दोस्तों, अपनी एक्सरसाइज खत्म करने के बाद में हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है
दो चरों के रैखिक समीकरण युग्मों में परिवर्तनीय समीकरण। इसका मतलब क्या है, कभी कभी हमारा जो समीकरण है वो रैखिक समीकरण नहीं दिया होता, हमें उसे रैखिक समीकरण बनाना पड़ता है, तो उस समीकरण के अंदर एक और समीकरण आ जाता है, तो इसलिए उसका नाम रखा गया है। तो दो चरों के रैखिक समीकरण युग्मों में, यानी हमारे रैखिक समीकरण युग्मों में कुछ परिवर्तनीय समीकरण बन जाते हैं और कुछ को हम लोग कन्वर्ट करके या प्रतिस्थापित करके बना के तैयार करते हैं, तब हम लोग रैखिक समीकरण के रूप में बनाते हैं, फिर उसे सॉल्व करते हैं, फिर से वापस उसी रूप में दे देते हैं। कैसे करते हैं जरा मैं कुछ नियम बता देता हूँ। नियम नंबर 1, अगर हमारा समीकरण 1/x या 1/x और 1/y के रूप में लिखा है, तो 1/x को मान लेते हैं p और 1/y को मान लेंगे q। दूसरा नियम, अगर हमारा समीकरण 1/x ± a के रूप में लिखा है तो उसको मान लेंगे p, या हमारा समीकरण y ± a के रूप में लिखा है तो हम मान लेंगे उसको q। तीसरा नियम, अगर हमारा समीकरण इसमें a कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट होगा, यानी x में कुछ जोड़ा या घटा होगा कोई नंबर, या y में कुछ जोड़ा या घटाया गया होगा। x ये तो नंबर था, मान लो x और y ही आपस में ऐड हो जाते हैं तो उसको मान लेते हैं p और 1/x - y को मान लेते हैं q। तो हमारे समीकरण कभी कभी इस तरीके से दिए हुए होते हैं, हम उन्हें मान लेते हैं p और q, तो p और q के रूप में फिर हमारा रैखिक समीकरण बन जाता है। रैखिक समीकरण कैसे बनता है, px + qy बराबर c। c मतलब कोई कांस्टेंट नहीं, p तो हमारा ये है ही है, AP और q हमारा y की जगह पे है ही है, तो AP और BQ, AP + BQ बराबर C। इस रूप में हमारा समीकरण बन जाता है। फिर उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, P और Q के मान निकालते हैं, P और Q के मान को वापस यहाँ पर रखते हैं, फिर उससे हम x और y की वैल्यू निकालते हैं, तब जाके हमारा समीकरणों का हल निकल पाता है, मतलब x और y के मान निकल पाते हैं। कैसे निकलते हैं उदाहरण लेकर देख लेते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए उदाहरण लेते हैं हम लोग। हमारा उदाहरण है 2/x + 2/3y बराबर 1/6, एक समीकरण, और दूसरा समीकरण है 3/x + 2/y बराबर 0, ये दूसरा समीकरण है। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें x और y के मान निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमने देखा 1/x और 1/y है, यहाँ पर 1/x है, यहाँ पर 1/y है। इन दोनों को समीकरण मान लेते हैं हम लोग। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण नहीं, अभी समीकरण 1 से नहीं लेते, अभी पहले मान लेते हैं
माना 1/x p है और 1/y q मान लिया। अब इनको मान को हमने समीकरण 1 और 2 में रखा तो हमारी रैखिक समीकरण बनता है। तो ये बनेगा 1/x तो p है हमारा, तो ये बनेगा 2p प्लस 2q अपॉन में 3 भी है, 2p प्लस 2/3 q बराबर में 1/6। एलसीएम लेके सॉल्व किया हमने। इधर ना करके हम लोग इसे थोड़ा सा इधर करते हैं जिससे हमें ज़्यादा जगह मिलेगी। टू पी प्लस 2/3 बराबर 1/6। हमने एलसीएम लिया, सॉल्व किया, एलसीएम आया 3। 1 का भाग दिया 3 में, 3 बार गया, 3 का गुणा ऊपर 6p प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार तो 2q बराबर में 1/6। 3 को ऊपर भेज दिया या फिर 3 को ऊपर भेज दिया, नीचे बटा 2 को इसमें गुणा कर दिया, 12p प्लस 4q बराबर 1। समीकरण नंबर 3। ऐसे इधर समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 1 में रखा था ये आया, समीकरण 2 में रखते हैं 3p प्लस 2q बराबर 0। ये तो आसानी से हो गया। समीकरण नंबर 4। अब हमारे पास 2 रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने की 4 विधि हैं। एक विधि है ग्राफीय विधि, लंबी पड़ती है, उसको नहीं करेंगे, उसके लिए ग्राफ चाहिए होता है। दूसरी विधि प्रतिस्थापन विधि, एक समीकरण से p या q का मान निकाल कर दूसरे समीकरण में रखना, फिर उससे जो मान आएगा उसको वापस उस समीकरण में रखना, प्रतिस्थापन विधि लंबी पड़ती है। विलोपन विधि अगली विधि है, विलोपन विधि। विलोपन विधि में किसी एक मान को गुणा करके बराबर कर लेते हैं, या तो p के गुणांक को या q के गुणांक को। वो विधि बहुत आसान पड़ती है, उसके बाद जोड़ना घटाना होता है, आसानी से एक का मान निकल आता है। अब हम देखते हैं, हमें किसी एक को गायब करना है तो एक जैसा गुणांक बनाना है। यहाँ पर 4q है, यहाँ पर 2q है। अगर हम इस समीकरण में 2 का गुणा कर दें तो 4q हो जाएगा।
तो इस समीकरण में 2 का गुणा किया तो ये हो जाएगा 6p प्लस 4q बराबर में 0। ये समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 5। अब समीकरण नंबर 3 और समीकरण 5 में अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो 4q 4q 8q हो जाएंगे, लेकिन हमें तो इसे हटाना है तो हम इन्हें जोड़ने की बजाय घटाएंगे। तो हमें 4q से 4q घट जाएगा, यानी हट जाएगा तो कट जाएगा। तो समीकरण 3 व 5 को समीकरण 3 से 5 को घटाने पर, समीकरण 3 से हमने समीकरण 5 को घटाया तो आएगा 12p में से 6p जाएंगे तो बचेंगे 6p, 4q में से 4q जाएंगे 0, और इधर 1 में से जाएगा 0 तो 1। यहाँ पे p बराबर 1/6। अब हम p का मान समीकरण 5 में रख दें यहाँ पर, तो q का मान निकल कर आएगा 0। वो p का मान 6 रखा, 6 से 6 कट जाएगा, 1 आएगा, 1 को उधर भेजेंगे -1, 4 इधर जाएगा तो -1/4 करके देखते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं। p का मान समीकरण 5 में रखने पर, p का मान समीकरण 5 में रखा तो ये हो जाएगा 6 × 6 प्लस 4q बराबर 0। इससे कटा 1, 4q बराबर -1, ये वाला 1 इधर चला जाएगा -1, q बराबर -1/4। अभी हमारे पास केवल p और q के ही मान आए हुए हैं, लेकिन हमें तो x और y के मान निकालने थे, तो हमें वापस p और q के मानों को यहाँ पर लिखना होगा। चलिए यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ से मिटा लेते हैं। p व q के मान रखने पर 1/x बराबर p था। p की वैल्यू है 1/6, तो x की वैल्यू आई 6। 1/y q है, q की वैल्यू है -1/4। माइनस को यहाँ से हटा के यहाँ लगा देते हैं, तो y की वैल्यू आई -4। इस तरीके से हमारे समीकरण के हल निकल कर आए, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू -4।
तो अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन करके देखा किस तरीके से निकला। अब उसी तरीके से हमारा एक अभ्यास है, एक्सरसाइज, हमें ये सब पूरी एक्सरसाइज उसी तरीके से सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। इसे रैखिक समीकरणों में बदलना है पहले, उसके बाद हल करना है। सारे क्वेश्चन तो लगभग आप लोग कर ही लेंगे मान कर। हम करते हैं 5th क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कहता है 7x - 2y अपॉन में xy बराबर 5। ये क्वेश्चन कुछ अजीब सा था, अलग सा था। इसमें 1/x 1/y टाइप का नहीं दिख रहा था, इसलिए हमने इसको सॉल्व करके आपको देने की कोशिश की। इसकी दूसरी इक्वेशन है 8x + 7y अपॉन में xy बराबर 15। इसको हम लोग x और अपॉन y में कैसे बदलेंगे? सबसे पहले इस एक्स वाई को इसके डिवाइड में अलग करेंगे, इसको अलग डिवाइड करेंगे। जैसे x से x कट गया, y से y कट गया, बचा 7/y 2/x 5। अब ये 1/x 1/y के रूप में आ चुका है। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। 8x/xy प्लस 7y/xy बराबर 15। x से x कट गया, y से y कट गया, बचा 8/y प्लस 7/x = 15। अभी हमारे समीकरणों के रूप का है। अब हम इसको मान 1/y को p और 1/x को q या उल्टा मान सकते हैं। 1/x को p 1/y को q मानकर अपने समीकरणों को रैखिक समीकरण बना के उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 1/3x + y 8 क्वेश्चन है हमारा। (1/3x + y) प्लस 1/3x - y बराबर 3/4 3/4। हमारी दूसरी इक्वेशन है 1/2 3x + y माइनस 1/2 3x - y बराबर -1/8। इन दोनों तरफ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा
3x प्लस वाई माइनस 3x माइनस वाई बराबर -8। इस 2 को हम उधर भेजेंगे तो इस 2 से ये कट जाएगा 4 बार, तो ये आएगा -1/4 और ये वाली वैल्यू अब ये आपके रूप का है, ये और उधर। अब ये दोनों एक जैसे हो चुके हैं। अब आप इसे पूरा 1/3x प्लस वाई को p और 1/3x माइनस वाई को q मान सकते हैं। अब इन मानों को समीकरण में रखने पर, सॉल्व करने पर रैखिक समीकरण बन के तैयार होगा। उन दोनों रैखिक समीकरणों को सॉल्व करके p और q के मान निकलेंगे। फिर इन p और q के मानों को वापस हम इन समीकरणों में रखेंगे, तब x और y के मान निकलेंगे। चलिए आगे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो दोस्तों, आप लोगों की सुविधा के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे समीकरणों में, यानी सारे प्रश्नों को समीकरणों में बदल दिया है। अब आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार से खुद से समीकरण बनाने की कोशिश कीजिएगा, खुद से बनाइएगा। जब ना बने तब आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। चलिए, तो आज का हमारा ये 3rd चैप्टर यहीं समाप्त होता है। कल हम लोग शुरू करेंगे अपना अगला चैप्टर, 4th चैप्टर। तब तक आप लोग इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का अभ्यास करते रहिएगा। कुछ ना समझ में आए या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपको आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।